अब ये कहीं इधर यहां कहीं होगा, ये मान लो ये यहीं कहीं है, तो इसे मिला लो ऐसे, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप क्या बताएंगे? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्शन इधर है, ये पीछे से कहीं से आ रही है, फैल रही है ना, क्या है? फैल रही है। तो कोई चीज अगर फैल रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अगर फैल रही है, ऐसे जा रही हैं, तो आप क्या समझेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज है। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि आप रात में टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च का जो बल्ब है वो किस तरह के चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो उसको आप समझिए चार्ज का बल्ब है वो पॉजिटिव है। और जब आप टॉर्च जलाते हैं ना, तो ऐसे रोशनी फैल के निकलती है। तो अगर कोई जैसे फैल के निकल रही है, बाहर जा रही है ना, तो क्या हो गया? वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। हालांकि इसमें ये पूछ नहीं रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन आ गया यहां तो हमने आपको बता दिया, ठीक। अच्छा, कह रहा है कि ईए और ईबी में क्या रिलेशन होगा? ईए क्या है? ईए क्या है? ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ईबी क्या है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बताना है। अब देखो इसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप अगर इसको देखें, ध्यान से देखें, तो ये लाइन यहां से आ रही है, तो यहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्या हो गई? पास पास हो गई। अब जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस बढ़ रही है। तो उनके बीच के डिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब? वो आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास पास हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज दूर दूर होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो अब इसमें वही आप अकल लगाएं, वही आप दिमाग लगाएं। देखो ए पे देखें, गैपिंग कम है। ए पे क्या देखें? गैपिंग कम है, मतलब यहां लाइन ऑफ फोर्सेज पास पास है, और बी पे क्या है? लाइन ऑफ फोर्सेज दूर दूर है। तो मतलब बी वाला कम होगा, ए वाला ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ई ए ग्रेटर देन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में सीखा, कूलाम का नियम हमने सीखा कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज या दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमने इसको समराइज किया था। ये चीजें आपको पता होंगी, उसमें बताया था पिछले लेक्चर में भी कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होता है, सीजीएस में स्टेट कूलाम फ्रैंकलिन और ईएसई होता है, एक कूलाम 3×10⁹ ईएसई होता है। इतनी चीजें आप जान चुके। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। उतना आप सीख चुके। अब हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। हिंदी में उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कैसे? देखो इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, चुंबक है, तो अगर लोहा यहां तक रखोगे तब तो ये खींच रहा है, यहां रखोगे तो खींच रहा। बट एक ऐसी बाउंड्री आएगी जिसके बाहर इस मैग्नेट का कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस चुंबक का या इस मैग्नेट का प्रभाव कहां तक है, तो हम किससे चेक करेंगे कि कोई भी आयरन का एक टुकड़ा रखेंगे और जहां तक वो चुंबक, वो मैग्नेट उस आयरन के टुकड़े पे फोर्स लगाएगा, वहां तक क्या होगा? उस चुंबक का प्रभाव होगा, ठीक। इसको, इस चुंबक के प्रभाव को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह मैग्नेट में आपने पढ़ा, उसी तरह हम चार्ज को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। उसमें आप कैसे बताएंगे? उसमें आप इस तरह बताएंगे कि किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई लोहे का टुकड़ा एक फोर्स का अनुभव करे, क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक इसी तरह किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई अदर चार्ज किसका अनुभव करे? वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट क्या करेंगे हम यहां उसको कंसीडर कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सेम चीज है। इसको देखो कैसे अब हम इसको मेजर करते हैं।
ये तो हो गई डिफिनेशन। लेकिन इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे मेजर करेंगे? तो मेजर करने का तरीका क्या है इस पे कि किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे आप? देखो, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो यहां एक नया टर्म आया, परीक्षण आवेश। अभी बता रहे क्या है? यदि परीक्षण आवेश Q0 हो, क्या हो? Q0 हो, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? कैपिटल ई से। तो E इक्वल F बाई Q0। यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, इसका एक यूनिट और होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसको भी आप यहीं याद रखें, जब आपको पोटेंशियल पढ़ाएंगे, विभव पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि ये कैसे वोल्ट प्रति मीटर होता है। इतनी बात समझ आई? अब यहां हम लोग लिख लेते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहते किसको। एक नया टर्म आया। देखिए, टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज होता है। बहुत छोटा चार्ज मतलब कि उस पर आवेश बहुत कम होता है। इतना आवेश होता है कि मान लीजिए ये कोई चार्ज रखा है ना, प्लस क्यू, इसकी वजह से हमको वैद्युत क्षेत्र यहां निकालना है। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। कोई पॉइंट है पी, तो यहां हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे Q0। अब ये इतना छोटा होगा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। दूसरी चीज कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, यहां तक तो हो गया। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अब एक नया टर्म आया, वैद्युत बल रेखा। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत बल रेखा क्या चीज है। 10th में या 9th में आपने पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइंस। बस सिमिलर, ठीक उसी तरह है। पहले हम इसको जान लेते हैं कि क्या है ये। देखो, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्या है ये कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताए वैद्युत बल रेखा कहलाती है। इसको दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जिस पर कोई भी मुक्त आवेश गत करने का प्रयास करे, क्या कहलाता? वैद्युत बल रेखा। अब देखो ये है क्या चीज। मान लो कोई चार्ज है, हम शो करते हैं इससे ऐसी कई रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इसकी इंटेंसिटी को बताएंगी। अब आप देखें, क्या देखेंगे? ये इसी पे टैंजेंट खींच दीजिए, तो ये क्या बताएगी? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। यहां तक ठीक है। अब देखो, वैद्युत बल रेखा आपकी समझ में आया, कुछ तो आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के हम लोग मेरिट्स पढ़ लेते हैं, गुण पढ़ लेते हैं। ये काम की चीज है। यही सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है? ये रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई तथा ऋण आवेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस फिगर में आप देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर जा रही हैं। किधर जा रही हैं? बाहर की ओर। अब कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं तो जाती कहां तक हैं? तो कहां तक ये जाएंगे? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। किससे निकलती हुई दिखेंगी आपको? पॉजिटिव चार्ज से। ठीक, नेगेटिव चार्ज में क्या है कि नेगेटिव चार्ज की ओर इनसाइड आती हुई आपको दिखेंगी। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है वो कि दो चार्ज बना देगा, पास पास नहीं है, दूर दूर है, इंडिविजुअल है, इस पे दे देगा ऐसे दो चार्ज बना दिया उसने, कहा ये दो चार्ज हैं, इस तरह के हैं और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं। आपको बताना क्या है कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो कैसे आप
गेस करेंगे, देखो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर जा रही है, एरो क्या शो करता है कि आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। इतनी बात समझ आई? ठीक, तो हमारी समझ में क्या आया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आती हैं। तो नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, ठीक, और पॉजिटिव में क्या होगा, अनंत को जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है यह रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने या फैलने की प्रवृत्ति रखती है। देखो इसको हम कैसे सीखेंगे, अगर हम देखो दो चार्ज है ना, अगर इनको हम पास पास लाएं तो ये सिकुड़ जाएंगी, ये लाइंस क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर हम इनको दूर कर लें तो ये लाइंस क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी। ठीक, तो सिकुड़ने और फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। थर्ड क्या है, ये रेखाएं पूर्ण लचकदार होती हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। अगर इलास्टिक नहीं होती तो दो चार्ज हैं, आप उनके बीच के डिस्टेंस को फिर चेंज नहीं कर पाते अगर आपने फिक्स कर दिया तो। ठीक है, दूसरा क्या, यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। अब क्यों नहीं काट सकती, देखो मान लो ये इसको यहां से नहीं ऐसे क्रॉस कर देती, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, दो। कितने टेंजेंट खींच देंगे, दो। चाहे ऐसे ही जान लें कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे है और दूसरे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे है, क्रॉस कर दी। ठीक है, तो अब इस पे टेंजेंट खींचेंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, मान लो ऐसे क्रॉस हो गई। तो अब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो नहीं हो सकती। एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन नहीं शो हो सकती है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। इतनी बात समझ आई? अब इसमें से कुछ चीजें हम और जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्या शो करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यह कोई फिगर है ए, और इधर हम बना दें कोई फिगर बी। ठीक है, अब आप देखें, आपसे पूछेगा वो कि किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, देख के आप बताइए। देखो वो फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास पास हो वो क्या होगा, वो मोर होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां लाइन ऑफ फोर्सेज दूर दूर हो, इसमें दूर दूर है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान। ठीक, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसका है कि देखो पहले वाले में क्या देखा था, इस तरह करके सिंगल भी, देखो चार्ज क्या है, सिंगल भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों को साथ में भी रख सकते हैं। तो ये है ओपन कर्व, ओपन कर्व। ठीक, ये खुला हुआ है। देखो इसमें आप देखें ये क्या है, ये क्लोज्ड है। क्या है, ये क्लोज्ड है। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओपन और क्लोज्ड दोनों तरह के कर्व में होती हैं। बट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, इसको यही जान लीजिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अगर ये मैग्नेट है तो इसकी ऐसे जाएंगी, नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर जाती है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ और साउथ को अलग कर सकते हैं क्या, जैसे इसको ब्रेक करेंगे नया नॉर्थ साउथ बन जाएगा। जैसे किसी मैग्नेट को आप ब्रेक करेंगे तो तुरंत उसके फिर दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ये ओपन कर्व में नहीं हो सकती। कौन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज। बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओपन और क्लोज दोनों कर्व में होंगी। ठीक, अब देखो एक छोटा सा फार्मूला है, इसका डेरिवेशन हम लोग करके सीख लेते हैं, फिर बाकी और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। क्या कह रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो यहां कोई पॉइंट चार्ज रखा, यहां कोई चार्ज रखा है, यह पॉइंट ए और यह है पॉइंट आपका पी। डिस्टेंस कितनी है, हम मान लेते हैं स्मॉल आर। इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी।
कैसे हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? अब देखो, पहले हमारी ये समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है। हमको ई निकालना है। क्या निकालना? ई निकालना है। ठीक, तो ई सीधे निकलेगा नहीं। ई इक्वल होता है एफ बाई क्यू जीरो। मतलब क्या हुआ कि पहले हमको फोर्स निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमको दो चार्ज चाहिए। यहां कितना है? यहां एक ही चार्ज है, मतलब एक चार्ज हमको और कहीं से लाना पड़ेगा। तो जिस चार्ज को आप अलग से प्लेस कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। अब देखो, दो चार्ज हमको मिल गए, तो दो चार्ज जब हमको मिल गए तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे लैंग्वेज में? तो हम बोल रहे हैं, आप लिखते जाएं, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण धन आवेश Q0 रख देते हैं। दो आपको मिल गया। अब क्या करेंगे? Q और Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम किसमें है? एयर में। तो क्या होता है? ए पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो वो क्या होता है? E इक्वल F बाई Q0। F कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये वाला Q0 आएगा आपका यहां। ठीक, क्या क्या कैंसिल हुआ? ये कैंसिल हो गया, तो मिला आपको क्या? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। यह आपको मिल गया कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये मिल गई। ठीक, अब देखो इसमें एक दूसरी चीज जो आती है वो है, क्योंकि ई क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है। तो अब इसका हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? पहले आप इतना लिख लें, उसके बाद हम बता रहे हैं। अब देखो, डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे हम? बहुत इजी है। अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में थोड़ी सी चीज ध्यान से सुनी होगी तो देखो, अगर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा। किधर होगा? दूर होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किधर हो? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इनसाइड या टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यही चीज तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज थी कि पॉजिटिव चार्ज से आगे और नेगेटिव चार्ज की ओर। ठीक, यहां अगर नहीं समझ आया तो चलो कोई बात नहीं। मान लो यहां हमने प्लस रखा और ये है पॉइंट P। क्या है? पॉइंट P। चलो ऊपर लिख देते, ये पॉइंट P है। यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो फार्मूले से तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? देखो, तो जहां निकाल रहे हो ना, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इससे दूर ये होगी E की डायरेक्शन। जहां पे आप निकाल रहे हैं वहां से बाहर, उधर दूर जाना। तो दूर का मतलब ये नहीं कि इधर चले आओ, इधर आओगे तो इस चार्ज की ओर आओगे। इस चार्ज से आपको दूर जाना है, इस चार्ज से आपको दूर जाना है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब अगर मान लो यही चीज नेगेटिव हो जाए, ये चार्ज क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, कहां निकालना है? यहां निकालना है। तो अब इसकी ओर आपको आना होगा, तो ई की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। इस डायरेक्शन को आप जरूर समझ लेना, नहीं तो जैसे ही दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन, आपका आंसर गलत हो जाएगा। एकदम डेफिनेट है कि अगर आप डायरेक्शन को नहीं जान पाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या होती। ठीक है, ये सारी चीजें हम जान गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो इसमें क्या रहा? द फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी। कोई चार्ज बॉडी है जिससे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही है। ठीक है,
अब ये कहीं इधर यहां कहीं होगा, ये मान लो ये यहीं कहीं है, तो इसे मिला लो ऐसे, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप क्या बताएंगे? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्शन इधर है, ये पीछे से कहीं से आ रही है, फैल रही है ना, क्या है? फैल रही है। तो कोई चीज अगर फैल रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अगर फैल रही है, ऐसे जा रही है, तो आप क्या समझेंगे? कि वो पॉजिटिव चार्ज है। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि आप रात में टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च का जो बल्ब है वो किस तरह के चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो उसको आप समझिए चार्ज का बल्ब वो पॉजिटिव है। और जब आप टॉर्च जलाते हैं ना, तो ऐसे रोशनी फैल के निकलती है। तो अगर कोई जैसे फैल के निकल रही है, बाहर जा रही है ना, तो क्या हो गया? वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। हालांकि इसमें ये पूछ नहीं रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन आ गया यहां तो हमने आपको बता दिया, ठीक। अच्छा, कह रहा है कि ईए और ईबी में क्या रिलेशन होगा? ईए क्या है? ईए क्या है? ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ईबी क्या है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बताना है। अब देखो इसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप अगर इसको देखें, ध्यान से देखें, तो ये लाइन यहां से आ रही है, तो यहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्या हो गई? पास पास हो गई। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस बढ़ रही है। तो उनके बीच के डिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब? वो आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास पास हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज दूर दूर होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो अब इसमें वही आप अकल लगाएं, वही आप दिमाग लगाएं। देखो ए पे देखें, गैपिंग कम है। ए पे क्या देखें? गैपिंग कम है, मतलब यहां लाइन ऑफ फोर्सेज पास पास है, और बी पे क्या है? लाइन ऑफ फोर्सेज दूर दूर है। तो मतलब बी वाला कम होगा, ए वाला ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ई ए ग्रेटर देन ई बी। ये नीट का क्वेश्चन है। कितना इजी है अब बताएं? बहुत इजी है। अब अगर आप यहां चले आए, इसको हम मान लेते हैं सी, कोई पॉइंट सी है यहां पे, ठीक है। तो अगर सी वाला आता तो क्या होगा? देखिए ईसी ये बड़ा होगा ईए से। अगर 10 पॉइंट हो तो आप ऐसे जहां से निकल रहा है, जहां लाइन स्पेसिंग कम है, वहां ज्यादा होगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपकी समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने सुझाव, अपने सजेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि उस तरह के लेक्चर आपके लिए बनाए जा सके और आप एक दिन नीट या जेईई को क्रैक करके लौटें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।